नमस्कार दोस्तों, मैं हरजिंदर सिंह आपका जोग्टा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने यहां पे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए एक मेन सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है लर्न टू लीड। इसमें हमने एक लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जो कि इंडियन मॉनसून के ऊपर था। तो आप वो लेक्चर जिसने नहीं विजिट किया है उसको आप डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहता है वो है चंद्रयान 3 के ऊपर। पर आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक अनाउंसमेंट है। हमारा संजौली ब्रांच में एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है प्रारंभ, जो स्टार्ट हो रहा है 4 सितंबर 23 से। तो जिसने भी इसके बारे में पता करना है वो हमारे पास यहाँ पे जोग्टा एकेडमी प्लस यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए और वहाँ पे वीडियो सेक्शन में आपके पास इसकी नोटिफिकेशन के बारे में हमने फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी रखी है, तो आप वहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। जैसे आपको पता है, इंडिया ने हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के ऊपर सक्सेस हासिल की है, तो इसके लिए आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो चंद्रयान मिशन के ऊपर ही रहने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे यूपीएससी या एचएएस एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे साइंस टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें चंद्रयान की, तो इसमें हमें पता होना चाहिए स्पेस टेक के बारे में कि किस तरह से हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, कितनी स्टेजेस होते हैं, किस ऑर्बिट में लॉन्च की जाती है और किस तरह से हम इसको बूस्ट करते हैं, डीबूस्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहिए, ओके। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम चंद्रयान 3 की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि 23 अगस्त 23 को लैंड करा दिया गया था मून के ऊपर, जो कि लॉन्च किया था जुलाई 14, 23 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में लाई करता है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट को कैसे लॉन्च करते हैं, तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी भी स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च करते हैं तो उसके लिए कुछ व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, ओके। जैसे हम कहीं पे जाते हैं, मान के चलिए हमें किसी ए स्टेशन से बी स्टेशन तक जाना है और हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो हमें किसी व्हीकल्स के थ्रू वहाँ पे जाना पड़ेगा, ओके। तो वैसे भी किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो जिस व्हीकल्स का यहाँ पे यूज़ किया गया उसका नाम था लॉन्च व्हीकल मार्क 3, या फिर हम इसको और नाम से भी जाना जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसरो के कौन कौन से व्हीकल्स हैं और कहाँ किस सैटेलाइट लॉन्च के लिए वो यूज़ किए जाते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये जो GSLV मार्क 3 है इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है, आप इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मिशन था ये 14 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और अगर हम यहाँ पे देखें 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी चांद के ऊपर। तो ये जो मिशन था ये कितने दिन का था? ये सिर्फ 40 दिन का मिशन हमारे पास रहा था। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारे इसरो के अक्सर मिशन होते हैं ना बहुत ही इकोनॉमिकल होते हैं, बहुत ही जिसको हम बोल सकते हैं कि कम अमाउंट में हम इतनी बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। तो इसका जो बजट था हमारे पास वो सिर्फ 615 करोड़ के करीब था, जो कि देखा जाए यूरोपियन यूनियन की बात करें या फिर हम USSR रशिया की बात करें, नासा की बात करें अगर हम, तो उनके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही कम बजट है। और दूसरी बात यह है कि बहुत ही रिलायबल है और जो भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत ही रिलायबल एंड अप टू पॉइंट्स रहते हैं यहाँ पे, ओके। अगर हम जनरली बात करें इस चंद्रयान 3 के मिशन की, तो क्या मिशन रहता है? तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें चंद्रयान 3 की, तो इससे पहले 2 मिशन ऑलरेडी आ चुके थे। एक चंद्रयान 1 था, एक चंद्रयान 2 और एक चंद्रयान 3। जो चंद्रयान 1 मिशन था वो जस्ट एक ऑर्बिटर मिशन था। अब ये ऑर्बिटर मिशन क्या था इसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाऊंगा अच्छी तरह से। अब उसने क्या किया था, चंद्रयान 1 मिशन ने, वो एक ऑर्बिटर मिशन था। उसने जस्ट वहाँ पे जो 3D इमेजेस होती है चंद्रमा की बात करें तो उसके बारे में वहाँ पे बताया था, वहाँ पे वाटर की खोज की थी नॉर्थ पोल के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें चंद्रयान 1 ने की थी। अब जैसे चंद्रयान 1 से चंद्रयान 2 आया तो चंद्रयान 2 जो मिशन था वो एक लैंडर एंड रोवर मिशन था। उसके थ्रू क्या करना था कि जो भी हम यहाँ से चंद्रयान भेज रहे हैं
उसका काम क्या है, मून के सरफेस के ऊपर लैंड कराना और जो रोवर है वहाँ से स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू वहाँ पे मटेरियल को चेक करना, मिनरल्स को चेक करना, वो उसके क्या थे हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव थे। पर बात कहाँ पे थी, जब वो डिसेंट फेज में था चंद्रयान 2, तो उस केस में वो थोड़ा फेल हो गया था। ठीक है, तो उसी को फिर से रीलॉन्च करके हमने कौन सा मिशन भेजा, वो चंद्रयान 3 मिशन यहाँ पे भेजा। तो अगर हम यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव वो कौन सा था, टू डेमोन्स्ट्रेट द सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब सॉफ्ट लैंडिंग की जा रही थी चंद्रयान 2 मिशन की, तो वहाँ पे वो क्रैश हो चुका था, तो इसलिए इसको मेन ध्यान रखा गया है सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ पे, ल्यूनर सरफेस पे। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो लैंडर से यहाँ पे रोवर निकलेगा तो टू डिमॉन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून, और थर्ड हमारे पास क्या है, टू कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। मतलब जहाँ पे रोवर रोव करेगा वहाँ पे क्या किया जाएगा, कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, जिसके थ्रू वहाँ पे क्या वॉल्केनिक रीजन रहा होगा, क्रेटर की बात करेंगे, वहाँ के एटमॉस्फेयर की बात की जाएगी, वहाँ पे कौन कौन से मिनरल कितने अमाउंट में लाई करते हैं, एटमॉस्फेयर है तो कितना % है, क्या चीज़ लाई कर रही है क्या नहीं। अगर हो सकता है हमें नेक्स्ट टाइम में वहाँ पे अगर कोई कॉलोनीज बसानी हो, ठीक है, अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या क्या जरूरी हो जाता है हमको अपने साथ लेना, और वहाँ पे कोई चीज़ हमको अगर बनानी हो तो उसके लिए जरूरी रहता है। तो अगर हम यहाँ पे HS के एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो चंद्रयान 3 मिशन था, तो इसके बिहाफ से अगर हम बात करें तो इंडिया एक पहली कंट्री बन चुकी है जो मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है। इस चीज़ का ध्यान आपको यहाँ पे देना है। तो इंडिया कौन सी कंट्री बन गई, अगर हम सॉफ्ट लैंडिंग की ही बात करें ओनली, अगर हम सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग की बात करें तो इंडिया बन चुकी है 4th कंट्री। अगर चंद्रमा के साउथ पोल की बात करें तो ये कंट्री बन चुकी है हमारी 1st। तो इससे पहले कौन कौन सी कंट्री है जो कि मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुकी है, तो वो हमारे पास है USSR रशिया, दूसरा हमारे पास USA, थर्ड चाइना, और 4th हमारा प्यारा भारत इंडिया। तो हमारी 4थी कंट्री बन चुकी है इंडिया के जो चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने की, और साउथ पोल के ऊपर पहली कंट्री जिन्होंने पहले ही यहाँ पे चंद्रयान 3 के द्वारा यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है। अब बात करते हैं कि साउथ पोल को ही क्यों चुना गया और जरूरी क्यों हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो चंद्रयान 1 था उसने नॉर्थ पोल पे वाटर और साथ में हाइड्रोक्साइल आयन होते हैं OH नेगेटिव आयन्स, उनकी खोज वहाँ पे की थी, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था। अब अगर हम यहाँ पे बात करें साउथ पोल की, तो साउथ पोल है ये स्पेकुलेटेड टू कंसिस्ट ऑफ pockets of ice which could provide valuable insights of the record of lunar volcanoes। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखा जा सकता है कि जो वाटर है किस फॉर्म में रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी हुई होगी, जब यहाँ पे मून की फॉर्मेशन हुई होगी उसके बारे में भी हम यहाँ पे बताएंगे। जो भी मटेरियल जैसे कि कॉमेट्स हो गए, एस्ट्रॉइड्स हो गए जो कि अर्थ तक पहुँचते हैं, ठीक है, उसके साथ क्या रेलेवेंस रहता है उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 4th वन, ओशंस का ओरिजिन, किस तरह से वहाँ पे ओशंस का ओरिजिन हुआ है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरह से पेलोड्स लिए जाते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जनरली बात करें चंद्रयान 3 से पहले कुछ चीज़ों की, कि कोई भी सैटेलाइट्स है वो किस तरह से प्रोजेक्ट की जाती है, किस तरह से ऑर्बिट में डाली जाती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें, और साथ में ही हम लॉन्च व्हीकल के बारे में भी आपको बता दें इसरो के। तो इसरो के जनरली बहुत सारे लॉन्च व्हीकल हैं, तो यहाँ पे मैं 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन सबकी यहाँ पे मैं आपके पास सामने बात करूँगा। अगर हम इसरो के 1st जनरेशन व्हीकल की बात करें तो उसका नाम था SLV। SLV का मतलब हमारे पास क्या हुआ, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और दूसरा जो 2nd जनरेशन वाला लॉन्च व्हीकल आया उसका नाम था ASLV, इट मीन्स ऑगमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल। इसका नाम हमारे पास है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो 3rd जनरेशन का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम PSLV के नाम से जाना जाता है। इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं PSLV के। और जो लास्ट है वो है GSLV। GSLV मतलब
जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो चंद्रयान-1 मिशन था, अभी मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो चंद्रयान-1 था वो PSLV का जो वेरिएंट था C11 उसके थ्रू ऑर्बिट में भेजा गया था, और जो चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 थे वो भेजे गए थे GSLV के थ्रू, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये होते क्या हैं इसकी बात मैं थोड़ी आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे बात करें GSLV की, तो इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, जैसे कि GSLV Mark II, हमारे पास हो गया GSLV Mark III। तो ये जो चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 है, ये GSLV Mark III के थ्रू ऑर्बिट में भेजा गया था, जो भी हमारा चंद्रयान-3 था। तो ये Mark III के द्वारा भेजा गया था। अगर हम इसकी बात करें तो कितनी कैपेसिटी होती है GSLV Mark III, हम यहाँ पे ओनली चंद्रयान-3 और उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम GSLV के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, ये क्या होता है GSLV? दीज आर रॉकेट्स, ठीक है। ये ऐसे रॉकेट्स हैं जिनकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जो चंद्रयान को कहाँ तक ले जाएंगे। रॉकेट का काम होता है किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाना। ओके, जैसे मैंने GSLV की बात की तो इसके 3 स्टेज प्रोपेलेंट रहते हैं। एक हमारे पास सॉलिड रहता है, दूसरा हमारे पास लिक्विड रहता है, और थर्ड जो स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक रहती है। ओके, ये क्रायोजेनिक स्टेज रहती है, सॉलिड वाली, लिक्विड वाली, और थर्ड हमारे पास कौन सी है? क्रायोजेनिक। तो ये जो रॉकेट है हमारे पास GSLV Mark III, ये 3 स्टेजेस में काम करेगा, एक सॉलिड प्रोपल्शन, एक लिक्विड, और तीसरा हमारे पास क्या है? क्रायोजेनिक। तो अगर हम यहाँ पे देखें GSLV Mark III की, तो कितना पेलोड ले जाता है ये? मैंने किसकी बात की यहाँ पे? मैंने बात की पेलोड की। व्हाट इज पेलोड? देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई सैटेलाइट अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट अपने साथ उस प्लेस पे ले जाती है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना हो, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? पेलोड्स बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पेलोड की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऑर्बिट्स की बात करूँगा मैं यहाँ पे, जैसे कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, मैं यहाँ पे बात करूँगा लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो अगर हम जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की बात करें तो यहाँ तक ये कोई 4 टन मतलब हमारे पास कितना हुआ? 4000 kg तक पेलोड ले जा सकता है ऑर्बिट में। अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो अराउंड अबाउट 8000 kg या फिर 8 टन तक पेलोड ले जा सकता है। ये हमने इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से वैल्यू ली है, तो हो सकता है कहीं किसी वेबसाइट पे वैल्यू ऊपर नीचे दे रखी हो। ओके, तो अगर हम यहाँ पे अब बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि GSLV Mark III या फिर LVM-3 की बात करें तो यही है हमारे पास वो रॉकेट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 3 स्टेज हैं, ठीक है। पहली स्टेज कौन है? जैसे हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे चंद्रयान को तो रॉकेट के थ्रू करेंगे। पहली जो स्टेज होगी हमारे पास वो कौन सी होगी? वो होगी S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स। अब सॉलिड रॉकेट बूस्टर के बाद जो स्टेज स्टार्ट होगी वो लिक्विड 110 लिक्विड स्टेज होगी। उसके बाद कौन सी होगी? C25 क्रायोजेनिक स्टेज स्टार्ट होगी, ठीक है। इन तीनों का काम क्या है? किसी भी सैटेलाइट को कहाँ तक ले जाना? GTO, ठीक है, जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में। अब इससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको व्हीकल्स की बात बताई अभी कि कितने व्हीकल्स होते हैं, हमने GSLV का यूज़ किया, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करें ऑर्बिट्स की, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको चंद्रयान-3 को समझने से पहले। अब देखिए व्हाट इज एन ऑर्बिट। मान के चलिए हमारे पास कोई प्लैनेट है, ओके, कोई भी हमारे पास प्लैनेट है, उसके चारों तरफ कोई दूसरा प्लैनेट है या कोई नेचुरल सैटेलाइट है या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व कैसे करेगी? इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस में। जैसे मान के चलिए अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ को मून है, रिवॉल्व कर रहा है। क्यों रिवॉल्व कर रहा है? उसके ऊपर किसका इफेक्ट है? अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट है। तो जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो जरूरी नहीं है कि हमारे अर्थ के पास नेचुरल सैटेलाइट है, हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? लॉन्च करते हैं। तो वही चीज़ क्या कहलाती है? हमारे पास ऑर्बिट कहलाई जाती है। अगर हम ऑर्बिट्स की बात करें ना तो ऑर्बिट्स भी 2 तरह से डिफाइन किए जाते हैं हमारे पास जनरली अगर देखा जाए तो। एक हाइट के हिसाब से, ठीक है, हाइट के हिसाब से हम चेक करेंगे कि ऑर्बिट कितनी तरह से होते हैं। दूसरा हम चेक करेंगे पोजीशन की बिहाफ से कि पोजीशन
के ऊपर बेस किया जाए तो कितने हमारे पास ऑर्बिट होते हैं। हाइट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास आता है LEO, लियो मतलब हो गया लो अर्थ ऑर्बिट, जो रहता है अर्थ के सरफेस से राउंड अबाउट 180 से लेके हम बोल सकते हैं इसको 2000 किलोमीटर। अर्थ के सरफेस की बात हो रही है, 180 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। इसकी वैल्यू वेरी भी कर सकती है क्योंकि हर एक ऑथर यहाँ पे अलग अलग वैल्यू देता है, पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी। दूसरा होगा मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसमें जो यहाँ पे रेंज रहती है वो 2000 किलोमीटर से लेके अबाउट 20,000 किलोमीटर। कुछ बुक्स में 2000 से लेके 35,786 भी दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको भी आप देख लेना। थर्ड हमारे पास आता है जियो मतलब जियो सिंक्रोनस, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट। तो जियो की बात हो रही है यहाँ पे, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। इसमें जब कोई भी सैटेलाइट आती है तो वहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 35,786 किलोमीटर होना चाहिए या इससे ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो हमारे पास कौन सा जाता है, हायर अर्थ ऑर्बिट। अगर किसी सैटेलाइट को हमको 35,786 किलोमीटर से दूर ले जाना है तो हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे हायर अर्थ ऑर्बिट की। तो ये कुछ ऐसे ऑर्बिट्स थे जो हाइट के हिसाब से हमने यहाँ पे चेक किए। दूसरी बात आती है हमारे पास पोजीशन बेस की, पोजीशन कैसी है। आप सभी ने देखा होगा, पोल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, इक्वेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसी की हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे पोजीशन बेस देखें, मान के चलिए हमारी अर्थ है, कोई भी सैटेलाइट मान के चलिए इक्वेटोरियल रीजन पे रिवॉल्व कर रही है, तो जो भी इक्वेटर के यहाँ पे रिवॉल्व करेगी 10 + 10 - 10 डिग्री का यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन हो सकती है, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट। जो पोल्स के विद रिस्पेक्ट टू रिवॉल्व करेंगी उसको हम बोलेंगे पोलर ऑर्बिट। खासकर ये जो वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स होती हैं जनरली पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं वो एक तरह से इक्वेटोरियल होती है। और कुछ होती हैं हमारे पास इंक्लाइंड, जो किसी भी एंगल पे ऑर्बिट करती हैं। तो ये पोजीशन बेस पे हमारे पास कहते हैं सैटेलाइट्स के ऑर्बिट होते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी भी सैटेलाइट को हमको अर्थ के चारों तरफ को रिवॉल्व नहीं कराना। जैसे हमने चंद्रयान 3 की बात की, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अर्थ से किसी भी सैटेलाइट को किसकी ग्रेविटेशन फील्ड में ले जा रहे हैं, मून की ग्रेविटेशन फील्ड में ले जा रहे हैं। तब हम किसकी बात करेंगे, तब हमारे पास शुरू हो जाता है समझना ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे उसके बाद हम, ट्रांसफर ऑर्बिट। अब ये ट्रांसफर ऑर्बिट होते क्या हैं, इसके बाद मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। मान के चलिए देखिए हमारे पास ये अर्थ है, ओके, और ये क्या है, मून है। हमने क्या किया, अर्थ से सैटेलाइट लॉन्च की। जब भी हमने अर्थ से सैटेलाइट लॉन्च की तो सबसे पहले क्या होगा कि जो रॉकेट है, जैसे मैंने GSLV Mark 3 की बात की, उसी की बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ हाइट तक ले जाएंगे, कुछ हाइट तक ले जाएंगे। जब तक कौन सा इंजन काम करेगा, सॉलिड प्रोपेलेंट काम करेगा, लिक्विड प्रोपेलेंट काम करेगा, क्रायोजेनिक काम करेगा। जैसे क्रायोजेनिक और सभी ने काम किया, उनका काम होता है इस सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में ट्रांसफर करना। तो मान के चलिए इसका राउंड अबाउट डिस्टेंस है 180 किलोमीटर ऊपर तक। यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, अर्थ का ऑर्बिट आ गया। क्लियर, एक अर्थ का ऑर्बिट आ गया। अब हमारा काम क्या है, इस सैटेलाइट को कहाँ ले जाना, मून तक। तो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना है। मतलब जो भी हम यहाँ पे ग्रेविटी का यूज़ कर रहे हैं वो तभी यूज़ करेंगे ताकि यहाँ पे जो फ्यूल है वो कम से कम यूज़ हो। समझिए इस बात को, तभी हम यहाँ पे ग्रेविटी का यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ही पहला ऑर्बिट बना तो दूसरी बार क्या होगा, हम इस ऑर्बिट को और इंक्रीज करेंगे, तीसरी बार और इंक्रीज करेंगे, चौथी बार और इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक ऐसा टाइम आएगा कि हम यहाँ से इस ऑर्बिट को ट्रांसफर करते हुए मून के ऑर्बिट में ले जाएंगे और यहाँ पे किसी भी सैटेलाइट या किसी भी यान को क्या करा देंगे, यहाँ पे लैंड करा देंगे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ऑर्बिट ट्रांसफर हो रहा है, ऑर्बिट क्यों ट्रांसफर किया हमने, क्योंकि हमको किसी भी सैटेलाइट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से कहाँ ले जाना है, किसी दूसरे प्लैनेट या दूसरे सैटेलाइट की ग्रेविटेशनल फील्ड में ले जाना है। तो उस केस में हम किसका यूज करते हैं, हम ट्रांसफर ऑर्बिट का यूज करते हैं। ये जो हमारे पास अलग अलग ऑर्बिट आए, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑर्बिट। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, मान के चलिए ये हमारे पास अर्थ है और यहाँ पे कोई ऑर्बिट है। ठीक है, अर्थ के एक सबसे नियर वाला पॉइंट होगा, एक सबसे दूर वाला पॉइंट होगा। जो फारदेस्ट पॉइंट होगा अर्थ से उस ऑर्बिट में, उसको हम बोलेंगे एपोजी, और जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिजी। ओके, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट होगा किसी ऑर्बिट का, दैट इज एपोजी, और सबसे नियरेस्ट क्या कहलाएगा आपका, पेरिजी। अब हम चलते हैं यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन के ऊपर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे रॉकेट का काम क्या है,
रॉकेट का काम हमारे पास है उस सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना, ठीक है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में डालना। अब यहाँ पे बात की, जैसे मैंने सॉलिड की बात की, लिक्विड की बात की, तो थर्ड पॉइंट्स आपने यहाँ पे सुना होगा, दैट इज क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक का क्वेश्चन एचएस के एग्जाम में पीछे पूछा भी गया है कि क्रायोजेनिक्स जो यहाँ पे इंजीनियरिंग है इसकी बात करें वो कहाँ पे यूज़ की जाती है, तो ये रॉकेट्स वगैरह में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो होता क्या है क्रायोजेनिक्स जनरली, इट इज़ द प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट वेरी लो टेम्परेचर। जब भी किसी मटेरियल का प्रोडक्शन और उसका बिहेवियर जब हम बहुत ही कम टेम्परेचर कर देते हैं, राउंड अबाउट कितना, -150 डिग्री सेल्सियस करीब, तो उस केस में मटेरियल किस तरह से बिहेव करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रायोजेनिक्स। तो ये जो रॉकेट्स में इंजन यूज़ होते हैं ना, ऊपर वाली स्टेज में, अपर स्टेज की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर थोड़ा कम होता है। अगर एटमॉस्फेयर कम होता है तो उस केस में जो जनरल फ्यूल होता है ना, कन्वेंशनल फ्यूल, वो काम नहीं करता, क्योंकि उसको काम करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा। ओके, बहुत ज़्यादा अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करते हैं। और ये जो रॉकेट्स में, इसरो के रॉकेट्स में क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होता है, इसमें यूज़ क्या होता है, यहाँ पे देखो, एक हमारे पास यूज़ होता है लिक्विड हाइड्रोजन और दूसरा यूज़ होता है हमारे पास वो है लिक्विड ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे पास दूसरा क्या यूज़ होता है, लिक्विड ऑक्सीजन। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ये एक्चुअल में आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको हम गैसियस फॉर्म में क्यों नहीं ले सकते, ऑक्सीजन को क्यों नहीं ले सकते। इसके लिए मेन रीज़न ये है लिक्विफाई क्यों किया गया, क्योंकि अगर हम इसको एक गैसी स्टेट में रखते हैं तो उसके लिए बड़े बड़े चैम्बर की जरूरत पड़ेगी, और बहुत बड़े चैम्बर की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए खर्चा भी ज़्यादा आएगा और स्पेस भी ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको बहुत कम टेम्परेचर पर क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। और दूसरी बात, हाइड्रोजन ही क्यों यूज़ किया, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। लिक्विफाइड हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की बात करें, राउंड अबाउट -163 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है आपकी, 263 के करीब है, माइनस के करीब है हमारी लिक्विफाई होती है। और ऑक्सीजन की बात करें तो -183 डिग्री सेल्सियस के करीब ये लिक्विफाई होती है। तो लिक्विफाई फॉर्म में हम यूज़ करते हैं इसको। और बात की हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ही क्यों यूज़ किया, हाइड्रोजन एक फ्यूल है और ऑक्सीजन क्या है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजर। अब हम बात करें व्हाट इज़ एन ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर वो कंपोनेंट्स होते हैं जो फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करते हैं। तो ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजर का काम करेगा हाइड्रोजन को बर्न करने के लिए, क्योंकि जैसे ही हम स्पेस में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर कम है। अगर एटमॉस्फेयर कम है तो उसको जलाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे उसको बर्न करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे क्रायोजेनिक्स का यूज़ होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगर हम आगे, हमने जैसे बात की चंद्रयान 3 की, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि होता क्या है। सबसे पहले रॉकेट लॉन्च किया, उसके कौन से इंजन स्टार्ट हुए, ठीक है। उस तरह से हम बात करेंगे, सॉलिड फ्यूल था, फिर लिक्विड था, फिर क्रायोजेनिक था। उनका काम क्या था, उनका काम था GSLV Mark 3 का कि इसको ऑर्बिट तक ले जाना, ठीक है। ऑर्बिट तक जैसे ले जाएंगे तो सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे हमने सैटेलाइट लॉन्च की, सैटेलाइट जैसे ही हमने लॉन्च की, यहाँ से मान लीजिए सैटेलाइट लॉन्च की थी, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये फ्लाइट टाइम दे रखा है, ये एल्टीट्यूड टाइम दे रखा है आपके पास। इसको थोड़ा समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। देखिए, जैसे सबसे पहले इग्निशन हुआ, कौन सा फ्यूल जलेगा, सॉलिड वाला, ठीक है। सॉलिड प्रोपेलेंट जलना स्टार्ट होंगे और कितने टाइम तक जलता रहेगा, देखिए 127 सेकंड तक जलता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ है। जैसे ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हमने देखा 108 सेकंड पे जो लिक्विड वाला प्रोपेलेंट था वो भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ऊपर तक पहुंची हमारे पास सैटेलाइट, राउंड अबाउट जैसे बात की हमने 62 किलोमीटर तक पहुंची, वहाँ पे S200 सेपरेट हो गया, सॉलिड वाला पार्ट सेपरेट हो गया। उसके बाद जो हमारी सैटेलाइट्स है किसके थ्रू जा रही है, लिक्विड 110 बर्निंग फेज में है। जब ये बर्न कर रहा है उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, ये PLF सेपरेशन है। PLF का मतलब क्या है, PLF का मतलब है पेलोड फेयरिंग। PLF का मतलब होता है पेलोड फेयरिंग, ठीक है। पेलोड फेयरिंग क्या है, अगर हम यहाँ रॉकेट की बात करते हैं ना, ये सॉलिड पार्ट है, ये लिक्विड वाला पार्ट है और एक क्रायोजेनिक, और ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पेलोड फेयरिंग। इसी में ही हमारा चंद्रयान लाई कर रहा है। ओके, जैसे ही चंद्रयान अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर की तरफ जाता है ना, तो उसको जो उसकी बात करें, अगर हम यहाँ पे एरोनॉटिक्स की बात करें या फिर इंजीनियरिंग की बात करें वहाँ पे, तो इसको हाई प्रेशर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसको हाई प्रेशर यहाँ पे झेलना पड़ता है। तो
उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे किसका यूज़ किया, पेलोड फेयरिंग का यूज़ किया। जैसे सैटेलाइट आगे पहुँच जाएगी काफ़ी ऊपर, जैसे हमने यहाँ पे बात की राउंड अबाउट 114 किलोमीटर के ऊपर पहुँच जाएगी, तो वहाँ से ये पेलोड फेयरिंग है वो भी सेपरेट हो जाएगी और यहाँ पे हमको सैटेलाइट देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिक्विड 110 का पार्ट सेपरेट होगा। उसके बाद जो काम होगा वो किसका होगा, क्रायोजेनिक्स का काम होगा। जो क्रायोजेनिक इंजन है वो उसके बाद काम करना लग जाएगा राउंड अबाउट कितनी हाइट के ऊपर, 176 किलोमीटर की हाइट के ऊपर। ये कब तक काम करता रहेगा, 179 किलोमीटर तक ये काम करता रहेगा। और जब तक हमने यहाँ पे सैटेलाइट को क्या किया था, लॉन्च किया था, यहाँ से लॉन्च करने तक यहाँ तक हमारे पास कितने सेकंड हो चुके हैं, 969.42 सेकंड हो चुके हैं। अबाउट 15 से 16 मिनट का टाइम यहाँ पे हो चुका है। अब जैसे 15 से 16 मिनट का टाइम हुआ तब तक सैटेलाइट कहाँ पे पहुँच चुकी है, सैटेलाइट हमारी अबाउट 180 किलोमीटर ऊपर पहुँच चुकी है। अब इस केस में क्या होगा, सैटेलाइट कहाँ पे जाएगी, ऑर्बिट में घूमना स्टार्ट कर देगी। यहाँ तक मैंने बात की, मान के चलो यहाँ तक 180 किलोमीटर हुआ। जैसे ही ये तीनों स्टेजेस से अलग अलग इंजन यहाँ पे अलग हो गए। अब अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो इसके पास इसकी अगर हम बात करें पेलोड की, तो 3 पेलोड हैं हमारे पास। एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक है लैंडर मॉड्यूल और एक है रोवर मॉड्यूल। तो ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसका काम क्या है, अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे चंद्रयान की बात की हमने, ये यहाँ पे पहुंचा, इसका काम होगा फायरिंग करने का, ठीक है, इस ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जाने का। ये वाला पार्ट मिनिमम डिस्टेंस एपोजी, और ये जो ट्रांसफर ऑर्बिट में अलग अलग डिस्टेंस आ रहे हैं, सॉरी, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये पेरिजी कहलाएगा, और जो अलग अलग ये ऑर्बिट वाला मैक्सिमम डिस्टेंस है ये एपोजी कहलाए जाएंगे। अब ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसे हम क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे। इसमें ईंधन होगा, फ्यूल होगा, यहाँ से फायरिंग की जाएगी ताकि हम इसके ऑर्बिट को चेंज कर सकें। अब ये जो एपोजी फायरिंग होगी या पेरिजी फायरिंग होगी, ये किसके लिए की जाती है, ताकि इसका पाथ चेंज होता रहे, ऑर्बिट चेंज होता रहे। अब जैसे हमने बात की, मान के चलिए हमको पहले ऑर्बिट में ले जाना है इसको, तो सबसे हम पेरिजी फायरिंग करेंगे, अर्थ पेरिजी फायरिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया। अब दूसरी फायरिंग हो सकता है हम एपोजी से करें, ठीक है, हो सकता है हम पेरिजी से कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है सैटेलाइट के ऊपर कहाँ पे हमको किस प्लेस पे उसको भेजना है। तो जो पेरिजी और एपोजी फायरिंग हो सकती है वो या यहाँ से होगी या फिर यहाँ से होगी। ओके, जैसे ही इसने 3 to 4 राउंड चेक कर लिया, जो 5th राउंड है हमारे पास उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन। इस केस में क्या होगा, ये अर्थ बाउंड मैन्यूवेयर्स का मतलब जो अर्थ के ऑर्बिट्स थे, इससे ये यहाँ से इजेक्ट होगा और कहाँ पे चला जाएगा, मून के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें चला जाएगा। और ये जो पाथ है इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री। जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये किस में चला गया, ये चांद के ऑर्बिट में चला जाएगा, और जब ये चांद के ऑर्बिट में पहुँचेगा इसको हम बोलेंगे लूनर ऑर्बिट इंसर्शन। वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे भी एपोजियर पेरिजी की तरह यहाँ पे फायरिंग होगी, और धीरे 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 ऑर्बिट यहाँ पे कम होता रहेगा जब तक कि ऑर्बिट अब अराउंड कितना ना हो जाए, अराउंड 100 किलोमीटर तक ना पहुंच जाए। ये तब तक हमारे पास क्या होएगा, ऑर्बिट करता रहेगा। और यहाँ पे भी कैसे ऑर्बिट बन रहे हैं, यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑर्बिट बन रहे हैं। ओके, आगे अगर हम यहाँ पे देखें इस सैटेलाइट्स में, जैसे मैंने आपको बताया प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या हुआ, प्रोपल्शन मॉड्यूल ने ऑर्बिट चेंज किया और कहाँ तक पहुँचाया चंद्रयान 3 को, अप टू 100 किलोमीटर तक यहाँ पे चंद्रयान जो चंद्रमा है उसके सरफेस से 100 किलोमीटर तक यहाँ पे पहुँचाया। ये इसका हमारे पास काम है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बात की प्रोपल्शन मॉड्यूल के बारे में, प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या होता है वैसे एक्चुअल में, प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या था, जैसे अर्थ थी, अर्थ के यहाँ से अगर हम बात करें ऑर्बिट से, ये हमारा मून है, इसके ऑर्बिट में ले जाना कहाँ तक, अप टू 100 किलोमीटर ऑर्बिट तक ले जाना है, यहाँ तक इसको ले जाएगा। जैसे इसको यहाँ तक ले जाएगा, किसको, चंद्रयान 3 को, कौन, प्रोपल्शन मॉड्यूल, उसके बाद वहाँ से इजेक्ट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये जो 100 किलोमीटर अराउंड है, ठीक है, ये वैल्यू ऊपर नीचे भी हो सकती है, अराउंड अबाउट 100 किलोमीटर का जो ऑर्बिट है ये इसमें क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब ये काम क्या है, जैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हुआ और कहाँ कर जाएगा, लैंड मून के सरफेस के ऊपर। अब जैसे ही लैंडर यहाँ पे क्या किया, सरफेस के ऊपर लैंड किया, उसके बाद एक इसका काम करेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक रिले सैटेलाइट की तरह काम करेगा। जैसे ही लैंडर सिग्नल भेजेगा किसको, ये भेजेगा प्रोपल्शन मॉड्यूल को, और प्रोपल्शन मॉड्यूल किसको सिग्नल भेजेगा, आगे जाके ये अर्थ का जो कंट्रोल सेंटर है इसरो का, वहाँ पे सिग्नल भेजेगा। वहाँ पे क्या क्या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात होगी। ओके, इस चीज़ का हमने ध्यान देना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमारे पास दो मॉड्यूल जनरली है, प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा कौन सा था, लैंडर। लैंडर का ही पार्ट हमारे पास क्या है,
रोवर। ठीक है, जैसे लैंडर उतरेगा, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से दे रखा है, ये पूरा इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, इसमें क्या दे रखा है हमारे पास लैंडर, इसी लैंडर के अंदर क्या होगा रोवर, जो कि वहाँ पे इन सितु एक्सपेरिमेंट करेगा, और दूसरा हमारे पास ये प्रपल्शन मॉड्यूल है। प्रपल्शन मॉड्यूल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब हम बात करते हैं इनके पेलोड्स की। लैंडर पे भी कुछ पेलोड्स होंगे, वहाँ पे भी कुछ इक्विपमेंट्स लगे होंगे, रोवर के ऊपर भी कुछ इक्विपमेंट्स लगे होंगे, और साथ में अगर देखा जाए तो जो प्रपल्शन मॉड्यूल है उसके ऊपर भी कुछ इक्विपमेंट लगे होंगे। ओके, तो इसी की हम बात हम यहाँ पे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो प्रपल्शन मॉड्यूल है ये कहाँ पे है, ये ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे ऑर्बिट में राउंड अबाउट 100 किलोमीटर पे, तो सैटेलाइट की तरह काम करेगा। और इसके ऊपर एक हमारे पास पेलोड भी लगा होता है, उसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, शेप जिसको हम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम है अर्थ के एटमॉस्फेयर को ट्रेस करना। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह से वहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, ये ट्रेस करने का काम करेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो 100 किलोमीटर तक, मान के चलिए मून है, ये ऑर्बिट कहाँ तक पहुँचा, 100 अप टू 100 किलोमीटर तक अबाउट। तो इसके बाद जो हमारा, जैसे हमने बात की प्रपल्शन मॉड्यूल अलग हो गया लैंडर से, तो इसके बाद क्या हुआ, लैंडर डिसेंड होना स्टार्ट करेगा मून की तरफ। जैसे लैंडर डिसेंड होना स्टार्ट करेगा मून की तरफ, वो 4 फेज लगेंगे। जैसे ही ये हाइट कहाँ तक पहुँचेगी, 30 किलोमीटर तक पहुँचेगी, सरफेस से ऊपर जब तक 30 किलोमीटर तक है, तो 4 फेजेस में हमारे पास डिसेंड करेगा जो चंद्रयान है। एक होगा रफ ब्रेकिंग फेज, दूसरा होगा एल्टीट्यूड होल्ड फेज, थर्ड है फाइन ब्रेकिंग फेज, और चौथा है टर्मिनल डिसेंट फेज। अब देखो गलती कहाँ पे हुई थी, जो चंद्रयान 2 था उसके में जो गलती हुई थी वो फाइन ब्रेकिंग फेज में हुई थी। वहाँ पे स्पीड बढ़ चुकी थी, वहाँ पे कम होनी चाहिए थी, पर वहाँ पे क्या हो गया था, इंक्रीज हो चुकी थी और वो एकदम से क्रैश कर गया था। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे ही चंद्रयान कहाँ पे पहुँचा, चंद्रयान में जो लैंडर था एक्चुअल में वो 30 किलोमीटर तक पहुंचा, वहाँ उस फेज को हम क्या बोलेंगे, उस फेज को बोलेंगे हम रफ ब्रेकिंग फेज। रफ ब्रेकिंग फेज का मतलब जो उसकी स्पीड थी, अब आप खुद देख लीजिए इसकी स्पीड यहाँ पे 1.68 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसको हम पहले क्या करेंगे, जो कि लैंडर है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, 2 वेलोसिटीज आएंगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब तक हमारे पास चंद्रयान यहाँ पे था लैंडर, तो उस केस में वो इस तरह से प्लेस था। ओके, वो इस तरह से उस टाइम पे प्लेस था, इस तरह को, ये इसके इग्नाइट्स वगैरह है, इस तरह से प्लेस था। वो हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा था। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ जा रहा था, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो उसके पास 2 वेलोसिटी थी। इसके 2 कंपोनेंट है वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट और एक वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब ऊपर या नीचे की तरफ जो वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस साइड को जो वेलोसिटी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अब हमारा काम क्या है, ये जो लैंडर था, ये जो हॉरिजॉन्टल में था, इसको हमने किस फॉर्म में लाना है, इसको हमने इस तरह से वर्टिकल फॉर्म में यहाँ तक लाना है। तो मेन काम यहीं पे है, और सबसे चैलेंजिंग काम होता है इसी टाइम में होता है। अब जैसे यहाँ पे स्पीड 1.68 थी, 1.68 से कितना की हमने यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड से, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 358 मीटर सेकंड तक की, और जो वर्टिकल वेलोसिटी थी यहाँ पे और कम की। जैसे जैसे लैंडर यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो जब लैंडर हमारे पास अबाउट 6.8 या 7.4 किलोमीटर पे पहुंचा, तो हमारे पास कौन सा फेज स्टार्ट हुआ, एल्टीट्यूड होल्ड फेज। इस केस में क्या होगा कि ये थोड़ा सा टर्न हुआ और वर्टिकल डायरेक्शन में लैंड होना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, ये चेक करेगा मून के सरफेस के ऊपर कि कहाँ पे क्रेटर है और कहाँ पे सॉफ्ट लैंड है, तो उसको वहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा। जैसे आगे चेक करेगा, ये इसकी स्पीड और कम होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों कम हो रही है, और लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, फाइन ब्रेकिंग फेज। फाइन ब्रेकिंग फेज कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका, ये स्टार्ट हो रहा है हमारा 6.8 से 800 मीटर के बीच में। जब वो सरफेस से इतनी हाइट पे है, जब उस हाइट पे होगा तो ब्रेक्स लगाना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे नीचे डिसेंड होना स्टार्ट करेगा। जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचा अबाउट 150 मीटर तक, सरफेस से 150 मीटर तक जब हाइट पहुंची, तो उस केस में क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी दोनों ही कम हो गई। कितनी, अबाउट 0.0 के करीब होगी। अब इसका काम यहाँ पे क्या है, इसने चेक किया कि सरफेस ठीक है या नहीं। अगर सरफेस ठीक नहीं है तो वहाँ से वो कुछ डिस्टेंस और जगह पे लैंड करेगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे थी। तो जो लास्ट फेज था वो कौन सा था, वो टर्मिनल डिसेंट फेज था। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा चंद्रयान यहाँ पे लैंड कर चुका है। ठीक है, और ये सक्सेसफुल भी हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें पेलोड्स की, तो लैंडर पे भी पेलोड्स थे हमारे पास। जो देखी बात रोवर थी उसके भी पेलोड्स थे। लैंडर के पेलोड्स कौन थे, रामबा एलपी, चैस्टी हो गया, आइल्सा हो गया। ठीक है, ये कुछ हमारे पास पेलोड्स दे रखे हैं। इनका काम क्या होता है, जनरली इनका काम होता है, जैसे कि मैंने रामबा की बात की, इसका काम है यहाँ पे
मून के सरफेस पे आयंस को चेक करना, इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना, मतलब प्लाज्मा को चेक करना कि कितना प्लाज्मा है, गैसेस आयोनाइज फॉर्म में कितनी है, उसको चेक करना। अगर हम इसकी बात करें चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट की, तो इसका काम है वहाँ पे मून के ऊपर थर्मल एक्टिविटीज़ को चेक करना। ओके, वहाँ पे हीट वगैरह को चेक करना। रही बात यहाँ पे एलिसा की सिस्टमिक एक्टिविटीज़ को चेक करेगा। रोवर पेलोड की बात करें APXS और दूसरा कौन सा है लिप्स। इनका काम क्या होगा वहाँ पे, इनका काम है मून के सरफेस के ऊपर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू वहाँ पे मिनरल्स को चेक करना। ठीक है, कितना मिनरल्स है, किस अमाउंट में है, उसकी इमेजिंग लेनी, उसको चेक करना, इन सभी का यहाँ पे काम है। ओके, अब बात आती है हमारे पास कि जो चंद्रयान 3 था इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस तरह से हमारे पास जरूरी है, जो कि मेंस के लिए हमारा टॉपिक बन जाता है। पहली बात है फ्यूचर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। जो भी हम आने वाले टाइम पे कोई भी एक्सप्लोरेशन करेंगे, कोई भी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कोई और सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे, चंद्रयान 4 वगैरह, तो वहाँ पे कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, या फिर हमको कोई कॉलोनी वहाँ पे बसानी है जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए हेल्प करेगी, उसके लिए कैसे हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको बताया, द मिशन कैन प्ले ए वाइटल रोल इन इंडियाज क्वेस्ट टू एस्टेब्लिश ह्यूमन प्रेजेंस ऑन द मून। अगर आपको वहाँ पर कोई कॉलोनी बनानी है तो उसके लिए बहुत हेल्प करेगा कि किस तरह का वहाँ पे मटेरियल है, कौन कौन सी मिनरल्स है, पानी है कि नहीं। ठीक है, जैसे अभी पीछे बात हो रही थी हाइड्रोजन की, ठीक है, सॉरी हीलियम की बात हो रही थी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो कोलैबोरेशन भी की है यहाँ पे इसरो ने, किसके साथ, जाक्सा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ। किसके लिए, ल्यूनर मिशन के लिए। उसका नाम क्या है, ल्यूपेक्स। ल्यूपेक्स मतलब ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसपे वो पोल्स पे वाटर की प्रेजेंस को और चेक करेगा। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, अगर हम बात करें एडवांसिंग स्पेस एजुकेशन, जैसे ही इंडिया क्या कर रहा है, तरक्की कर रहा है स्पेस एंड टेक में, तो उसके लिए क्या होगा, स्पेस एजुकेशन में हमारे पास और बुक्स आएंगी और यहाँ पे क्यूरियोसिटी बनेगी। ठीक है, अगर हम बात करें ल्यूनर सरफेस एक्सप्लोरेशन, जैसे मैंने आपको भी बात की मिनरल्स की, तो अगर स्टूडेंट्स अगर ऐसा देखा जाए तो जो चांद है ना, उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है बहुत कम है। उसके ऊपर जो मेनली गैसेस पाई जाती है वो पाई जाती है आपके पास हीलियम, आर्गन, नियॉन, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम वगैरह। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी न्यूज़ में रहा था हीलियम के बारे में। जैसे आपको पता है आइसोटोप्स होते हैं, हीलियम के भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि हीलियम 2 होता है हमारे पास, हीलियम 3 होता है, हीलियम 4 होता है। अगर यहाँ पे हीलियम 3 की बात करें ना, तो जो हीलियम 3 है वो किसका काम करता है, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, उसके लिए एक फ्यूल का काम करता है। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या चेक कर सकते हैं, हम ऐसा भी देख सकते हैं माइनिंग के थ्रू कि वहाँ पे हीलियम प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, हीलियम 3 जो आइसोटोप है, तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन जो एक्सपेरिमेंट अभी तक चल ही हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प कर सकता है एक्सप्लोरेशन के लिए। आगे क्या है, साइंटिफिक डिस्कवरी, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरी हम कर सकते हैं। दूसरी बात, वहाँ पे जैसे अर्थक्वेक होता है वैसे मूनक्वेक्स के बारे में पता लग जाएगा। वहाँ पे अंडरग्राउंड हीट भी है, वॉल्केनिक इरप्शन पहले हुए थे तो लावा किस तरह से है, रॉक्स किस तरह से, उसके बारे में हमको स्ट्रक्चर पता लग जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी, मतलब प्राइवेट स्टार्टअप है वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, PSU है वो भी हेल्प कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है इनस्पेस होगी, NSIL हो गया, इंडियन स्पेस एसोसिएशन होगी, एंट्रिक्स वगैरह हो गया। ठीक है, ये भी इसके साथ जुड़ेंगी और जो हमारा स्पेस टेक प्रोग्राम है उसको काफ़ी ऊपर तक ले जाएगी, ऐसे तक ले जाएगी। दूसरी बात, हम यहाँ पे बात करें तो बहुत सारी जो रिप्यूटेड कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिलके हमारी जो GDP है, ठीक है, या फिर हम फॉरेक्स की बात करते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जनरली अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने बोला है बूस्ट स्पेस इकोनॉमी, अगर इस टाइम पे अगर हम बात करें तो अराउंड अबाउट $450 बिलियन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो इसके अराउंड है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली $9.5 बिलियन के करीब है। तो जैसे अभी चंद्रयान 3 मिशन हमारे पास सक्सेस रहा है, तो इसके थ्रू जो हमारी इकोनॉमी है उसके लिए बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। हमारे स्टेट्स जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होगा, ठीक है, उनके लिए स्पेस टेक में जाने का मौका मिलेगा और इंडिया को एक एज मिलेगा। ओके, तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी भी क्या होगी, बूस्ट होगी। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कैसे अलग था। तो जैसे हमने बात की चंद्रयान 3 का डिसेंडिंग फेज था, सॉरी चंद्रयान 2 का जो डिसेंडिंग फेज था, उसमें जो लैंडर्स थे, जो वहाँ पे डिबूस्टर्स थे,
वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाए थे और एक तरह से स्पीड बढ़ गई थी। जहाँ पे स्पीड कम करनी थी वहाँ पे स्पीड एकदम से बढ़ गई थी, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या था, कम था। ये मेन रीजन था उसके वहाँ पे क्रैश होने का। अब दूसरी बात यहाँ पे जो मेन है, ये जो चंद्रयान 3 डिज़ाइन है, ये कौन सा डिज़ाइन है? ये सक्सेस बेस्ड डिज़ाइन नहीं है। ये कौन सा डिज़ाइन है? ये फेलियर बेस्ड डिज़ाइन है। अब फेलियर बेस्ड डिज़ाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? फेलियर बेस्ड डिज़ाइन वो डिज़ाइन होता है, मान के चलिए चंद्रयान 3 कैसा हो जाता है, फेल हो जाता है, उसके सेंसर ने काम करना बंद कर दिया होता, मान के चलिए जो भी इक्विपमेंट है, पेलोड है, उसने काम करना बंद कर दिया होता। अगर वो भी काम बंद करना देते तब भी हमारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर है वो सक्सेसफुली क्या होना था, लैंड होना था। इसको हमने बोला फेलियर बेस्ड डिज़ाइन। अगर फेल भी होता है तब भी चंद्रयान क्या करेगा, लैंड करेगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या थी जो चंद्रयान 3 में हमने देखी, वो उसमें जो लैंडर में फ्यूल था, अगर हम बात करें तो ज़्यादा रखा गया एज कंपेयर टू चंद्रयान 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, इसमें हमने ऑर्बिटर यूज़ नहीं किया था चंद्रयान 3 में, क्योंकि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो ऑलरेडी ऑर्बिट कर रहा था और जो उसके द्वारा भेजी गई इमेज है उसके थ्रू ही आगे काम कर रहा है। ठीक है ना, तो हमें इसके लिए ऑर्बिटर की जरूरत नहीं पड़ी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो जो भी हाई रिजोल्यूशन इमेजेस चाहिए होती थी वो किसके थ्रू चाहिए मिल रही थी हमें, वो मिली थी चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के थ्रू। अगर हम यहाँ पे बात करें थ्रस्टर की, थ्रस्टर का काम क्या होता है, थ्रस्ट प्रोवाइड करना। ओके, तो वो कम कर दिए गए थे यहाँ पे। दूसरी बात करें थे यहाँ पे जो लेग्स थी उसमें सस्पेंशन बहुत ही अच्छा दे रखा है, ताकि अगर वो सॉफ्ट जगह पे भी लैंड करे तो उसमें कोई लैंडिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा सोलर पैनल यूज़ किए गए थे। ठीक है, एक्स्ट्रा सोलर पैनल का मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही थी काम करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ हमारे पास क्या थे यहाँ पे मेन रीज़न थे चंद्रयान 3 के अलग होने के। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिकैप कर देता हूँ चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में, क्योंकि यहाँ प्रीलिमिनरी बेस कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा व्हीकल यूज़ किया गया और लॉन्च डेट कब थी। अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 को ये लॉन्च किया था। कौन सा व्हीकल था, PSLV C11। अगर हम चंद्रयान 2 की बात करें 22 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। कौन सा व्हीकल था, GSLV Mark 3 M1। और चंद्रयान 3 की बात करें ये जुलाई 14 को लॉन्च किया गया और इसका जो व्हीकल था GSLV, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं GSLV LVM3 M4, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इसमें नेम चेंज किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई है, बाकी दोनों एक ही तरह के हैं। अब इसका काम क्या था चंद्रयान 1 का, चंद्रयान ने क्या किया था, इट स्टडीज द नॉर्थ पोल रीजन ऑफ द मून। इसने नॉर्थ पोल रीजन को स्टडी किया था और वहाँ पे पानी, वाटर और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस के बारे में बताया था और वहाँ पे एटमॉस्फेयर के बारे में भी पता किया था। अब दूसरी बात करें चंद्रयान 2 की, जो लैंडर और रोवर मिशन था जो कि कुछ हद तक फेल हो चुका था। वैसे हम पर्टिकुलर फेल भी बोलेंगे इसको, ये लास्ट मोमेंट पे जाके लैंडर ही फेल हुआ था, बाकी ऑर्बिट तो इसका घूम रहा था। बाकी रही बात चंद्रयान 3 की, तो इसी का ही मिशन है चंद्रयान 3 जो कि हमारा सक्सेसफुल रहा और इसी के थ्रू ही इंडिया आज पहला देश बन चुका है जो कि साउथ पोल पे पहुंचा है। तो होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको स्पेस टेक में जो भी हमारे पास चंद्रयान के बारे में नॉलेज है आपके सामने शेयर की है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो आदित्य L1 मिशन के ऊपर होने वाला है, जो इसरो अभी हाल ही में लॉन्च करने वाला है। इसमें हम लेग्रांजेस पॉइंट की बात करेंगे। ठीक है, हेलो क्या होता है उसके बारे में हम बात करें, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है जो कि स्पेस टेक से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स तक पहुँचाइए, उनके पास पहुँचाइए जिसको आगे नॉलेज गेन करने में क्यूरियोसिटी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।